जय हिंद बच्चों, आप सबों को सबसे पहले गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो चलिए जलेबी खाइए और पढ़ाई पर जुट जाइए। पिछले वीडियो में हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में जाने थे। उसके बाद हमें जानने को मिला रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। फिर उसके बाद हम रासायनिक अभिक्रिया के गुणों के बारे में जाने। आज हम रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे कि आखिर रासायनिक समीकरण क्या होता है। उसके बाद आप पदार्थ के द्रव्यमान संरक्षण के नियम को जानेंगे और वहीं से आपका कॉन्सेप्ट आएगा संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण का। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली या ढांचा समीकरण भी कहते हैं। यह सब भी बात आप इसमें जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो हम कल रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिखने के बाद दो एग्जाम्पल लिखाए थे, वो एग्जाम्पल क्या लिखाए थे उसको जरा कॉपी में लिखकर बताइए। चलिए साथ साथ हम भी लिखते हैं। पहला एग्जाम्पल था, जब हाइड्रोजन गैस सूर्य की उपस्थिति में, यहाँ पे सूर्य की उपस्थिति का अर्थ होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, ठीक है। सूर्य की उपस्थिति में क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम क्या लिखे थे, तो उसको शब्द में लिखिए। जब क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तब क्या क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, और तब कैल्शियम ऑक्साइड और क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। चलिए, अभी तो हम आपको सिर्फ दो एग्जाम्पल बोले थे लिखने, और हम जानते हैं आपको इतने लिखने में माथा भारी हो गया होगा, और कुछ बच्चे तो इतने होशियार हैं कि वे ये लिखे भी नहीं होंगे। लेकिन आप जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, उसमें आपको ऐसा ढेरों सारा रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने को मिलेगा, तब आप कहाँ जाइएगा। अब सवाल यह आता है, सर इतना सारा अभिक्रिया पढ़ना है, अब सिलेबस में है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, लेकिन क्या उन अभिक्रिया को इतने बड़े बड़े वाक्यों में लिखना संभव है, और वो भी बार बार? नहीं, ये प्रैक्टिकल रूप में, प्राकृतिक रूप से संभव नहीं है। आपका समय का भी बर्बादी होगा, आपको मन भी नहीं लगेगा पढ़ने में। इतना सारा आप कितना लिखिएगा, अब पेज अलग बर्बाद होगा। तो क्या कोई उपाय है कि इतना बड़ा बड़ा वाक्य को हम छोटे से टर्म में सिर्फ बता दें कि यह रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इतना बड़ा चीज़ लिखने का जरूरत नहीं पड़े? हाँ, उपाय है। क्या उपाय है, चलिए देखते हैं। अब हाइड्रोजन गैस है, हम हाइड्रोजन गैस के बारे में जानते हैं कि इसका संकेत होता है क्या, H। H से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, हाँ कर दिए। अब हाइड्रोजन गैस कभी भी परमाणु इसका अकेला नहीं पाया जाता है, जब भी मिलेगा दो गो मिलकर रहता है। तो हम इसको जब भी लिखेंगे किस रूप में लिखेंगे, H2 के रूप में लिखेंगे। यानी हम बताना चाह रहे हैं, यह जो हाइड्रोजन गैस रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, यह हम जादू मंत्र करके एक हाइड्रोजन को पकड़ के नहीं लाए हैं। या दो गो में जोड़ा में रहता है तो इसका जोड़े लाना होगा, हम अलग कैसे करेंगे। हम एगो हाइड्रोजन अणु को लेते आए, हाइड्रोजन अणु में दो हाइड्रोजन परमाणु है जिसको हम H2 से डिनोट कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन गैस सूर्य की उपस्थिति में किससे अभिक्रिया कर रहा है,
क्लोरीन गैस से। अब क्लोरीन गैस का क्या होता है संकेत? Cl। अब यह भी अकेला नहीं पाया जाता है मुक्त अवस्था में, यह भी मिलता है हमको Cl2 के रूप में, यानी दो को क्लोरीन हमेशा जुड़वा के रूप में रहता है। अब यह दोनों अभिक्रिया कर रहा है, अभिक्रिया करना यानी आपस में मिल रहा है, मिलने को हम जोड़ से दर्शा देते हैं कि यह जुट रहा है। अब यह अभिक्रिया हो रहा है तो हम अभिक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए तीर दे देते हैं कि यह अभिक्रिया अब आगे बढ़ेगा, यह दोनों मिलने के बाद कुछ अब बनने वाला है। अब यह किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो रहा है? सूर्य की उपस्थिति में, तो तीर के ऊपर लिख देते हैं सूर्य की उपस्थिति। अब यह जो अभिक्रिया हुआ इससे मेरा पदार्थ कौन सा बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये लंबा चौड़ा नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो क्या इसको छोटा रूप में लिख सकते हैं क्या? हाँ, इसका भी कुछ संकेत होता है, इसका भी कुछ अनुसूत्र होता है। हाइड्रोजन क्लोराइड को सिंपल HCl से लिखा जाता है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा वाक्य था, 2 लाइन का वाक्य था और हम इसको सिर्फ छोटा सा टर्म में डिनोट कर दिए कि H2 + Cl2 सूर्य की उपस्थिति में HCl बनाता है। हो गया खत्म। आप सिर्फ इतना लिख दीजिएगा, आपको यह लिखने का काम नहीं है। तो यह जो रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस भाग ले रहा था और जो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा था, आप क्या किए? उसका संकेत लिए, उसका कुछ सूत्र होता है तो सूत्र लिए, उसकी मदद से ये पूरा रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या किए? संक्षिप्त रूप में लिख दिए। और किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ एवं बनने वाले पदार्थ के संकेत एवं सूत्रों की सहायता से आप उस रासायनिक अभिक्रिया का जो संक्षिप्त रूप में निरूपण किए, निरूपण का अर्थ होता है कॉपी में प्रदर्शित करना, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। यहीं से आ गया रासायनिक समीकरण का कॉन्सेप्ट, यानी आप जो इसको संक्षिप्त रूप में लिख दिए हैं इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। अब देखिए यह दूसरा वाला एग्जाम्पल को शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र क्या होता है? CaCO3। ठीक है, इसको गर्म किया जाता है तो तीर दे दिए, यहां पे दे दिए गर्म करने पर, लिख दिए गर्म करने पर। अब तीर दे दिए, गर्म कर रहे हैं, गर्म करने से क्या क्या मिलता है हमको? कैल्शियम ऑक्साइड, तो सिंपल लिखेंगे CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब फिर उसके बाद क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, यानी कैल्शियम ऑक्साइड हमको प्राप्त हो गया है और इसके साथ कुछ प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 से डिनोट करते हैं, लिख दिए, हो गया। ये देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया कितना लंबा चौड़ा था, इसको छोटे से छोटे रूप में लिख दिए। अब जो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि यह एग्जाम्पल के नीचे 2 लाइन रहने दीजिएगा, उसी 2 लाइन में इसको आप फिट कर दीजिएगा। आप जब भी एग्जाम में लिखेंगे तो इस रूप में आपको एग्जाम्पल नहीं लिखना है, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा लिख देना है और इसका रासायनिक समीकरण के रूप में एग्जाम्पल देना है। इतना लंबा चौड़ा आपको लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, परीक्षा में समय का बर्बादी होगा। तो आप देख सकते हैं लंबा चौड़ा अभिक्रिया को किस प्रकार से हम समीकरण के रूप में लिख दिए। अब सवाल यह आता है, सर आप जानते थे ना कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का CaO होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 होता है, हम कैसे जानेंगे, हम कैसे लिखेंगे? तो देखिए बात ऐसा है, आपको अगर तैरने सीखना है तो नदी में कूदना ही होगा। आप बार बार गलती करिएगा, देखिएगा, सीखिएगा। आप अगर नहीं अभी समझ पा रहे हैं तो आप अभी देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट हम लिखे, उसके जगह पे क्या लिख दिए? CaCO3। अब आपको इसको याद कर लेना है। आप केमिस्ट्री अगर आप सीखना चाहते हैं तो जितना भी सूत्र अनुसूत्र होता है आप देखते, बार बार ये उपयोग में आने वाला है, तो आपको बार बार उपयोग होते होते अपने याद हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है? ज़्यादा माथा कुछ नहीं लगाना है, बस इसके जगह पे जो हम लिखे हैं उसको लिख देना है। फिर उसके बाद कुछ अभिक्रिया होगा, उसमें अगर कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग होगा फिर से हम यही लिखेंगे। फिर उसके बाद अभिक्रिया कुछ होगा दूसरा वाला, उसमें अगर कैल्शियम कार्बोनेट का फिर उपयोग होगा फिर से लिखेंगे। बार बार देखते देखते आप अपने समझ जाइएगा कि ओ कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र CaCO3 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है। तो आप ये कैसे सीखिएगा? बार बार देखते देखते, प्रैक्टिस करते करते। तो जो लिखे हैं उसको उतार लीजिए और डरना बिल्कुल नहीं है, आप बनाते बनाते सीख जाइएगा, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। इसको नोट करिए। और यहीं से आता है कॉन्सेप्ट रासायनिक समीकरण का। तो चलिए रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिख देते हैं। आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है रासायनिक समीकरण क्या है, क्या है, क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसको आपको परिभाषा के रूप में लिखना होगा, जो हम बताएं बस उसी को अच्छे ढंग से लिख देते हैं।
चलिए, अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर लीजिए, और अगर साथ साथ लिख रहे हैं तो लिखिए। ये भी वीवीआई है, और वो जो हम आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है क्वेश्चन लिखाए थे वो भी वीवीआई था। वीवीआई का अर्थ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। लिखिए क्वेश्चन। रासायनिक समीकरण क्या है? उत्तर लिखिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने एवं बनने वाले पदार्थों का लिखिए, पदार्थों का संकेत, माफ कीजिएगा एक और यहाँ देना था, भाग लेने वाले पदार्थों का संकेत या सूत्र की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया, एक मिनट रुकिए देखने दीजिए दिख रहा है कि नहीं। चलिए ठीक है, यहाँ पे एक बार दोहरा देते हैं। उस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त यानी शॉर्टकट में निरूपण का अर्थ हम बता दिए हैं, कॉपी में लिखना। संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एक बार हमको पढ़ने दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने एवं बनने वाले पदार्थों का संकेत सूत्र की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए। जैसे आप लिख दीजिए, वही वाला एग्जाम्पल आप दे दीजिए, H2 + Cl2 सूर्य की उपस्थिति। ये आप अभी नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिख भी दीजिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। HCl, चलिए इसको नोट करिए पहले। चलिए अब रासायनिक समीकरण लिखने का नियम जान लेते हैं। यह जो नियम है यह आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, और अगर पूछ भी दे तो बहुत हल्का सा है, आप खुद ब खुद बता सकते हैं। और हम जानते हैं आप यह नियम अच्छे से जानते हैं। जिस प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे थे, आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखा किस प्रकार से जाता है। और यह जो हम नियम अभी लिखाएंगे, मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप सिर्फ रासायनिक समीकरण लिखने सीख जाएं और कुछ नहीं। तो चलिए लिख लेते हैं। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। आप खुद ब खुद बोलने लगेगा कि यह चीज जानते हैं। पहला चीज क्या है?
कि जो अभिकारक होता है उसको समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। आप जब भी देखे होंगे हम कोई भी अभिक्रिया लिखते हैं उसमें अभिकारक को कहाँ लिखते थे, बाईं ओर से स्टार्ट करते थे लिखना, वही चीज़ लिखना है। लेकिन इसमें एक फेरबदल क्या करना है, अब चूंकि आप अब समीकरण लिख रहे हैं तो उसका सूत्र या अगर संकेत होगा तो संकेत की सहायता से लिखेंगे, बस वही चीज़ लिखना है। तो लिखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, अब भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, अभिकारकों, अभिकारक लिखिए सीधा, को उसके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। 2 नंबर लिखिए। हम जानते हैं कोई भी अभिकारक अगर एक से ज़्यादा रहता है तो उसके बीच कौन सा चिन्ह दे देते हैं, प्लस का चिन्ह दे देते हैं कि वह दोनों आपस में मिल रहा है, या 2 से ज़्यादा भी रहेगा तो आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बना रहा है। तो इस चीज़ को लिखते हैं 2 या अधिक अभिकारक रहने पर उनके बीच धन यानी जोड़ का चिन्ह, धन चिन्ह दिया जाता है। चलिए इसी को मिटा के इसी में और फिर करके 3रा नंबर लिखिए। यहीं पे हम 3 नंबर, पहले इसको नोट करिए आप, यहीं पे 3 नंबर लिख रहे हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले, भाग लेने वाले के जगह पे हम बनने वाले लिख देंगे। बनने वाले पदार्थों, अब इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे, बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, प्रतिफल या उत्पाद, तो प्रतिफल लिख देते हैं, को उसके संकेत एवं सूत्रों की सहायता से, ये मिट गया है इसको लिख देते हैं फिर से, 1 मिनट रुकिए, सहायता से समीकरण के, अब ये जो प्रतिफल है इसको कहाँ लिखते हैं, उत्पाद हमेशा समीकरण के दाईं ओर, दाईं ओर लिखा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए 4 नंबर, इसी को मिटा के लिख रहे हैं। 2 या अधिक प्रतिफल रहने पर, प्रतिफल रहने नहीं बनने पर, बनने पर उनके बीच धन चिन्ह दिया जाता है। हो गया आपका रासायनिक समीकरण। और एक पॉइंट लास्ट लिख लीजिए, अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच एक तीर दिया जाता है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए अब हमारा टॉपिक है द्रव्यमान संरक्षण नियम। अब ये क्या है भाई, तो चलिए पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही ह्रास। चलिए अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। यह इसका कहना है किसी भी सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में, अब सामान्य का अर्थ क्या है इसको भी समझिए, यानी आप जो भी अपने आसपास देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, जो आप कक्षा 10वीं 11वीं 12वीं में जितना भी रासायनिक अभिक्रिया देखेंगे उनका ये बात कर रहा है। अपवाद वाला रासायनिक अभिक्रिया का बात यह नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं अपवाद होते ही हैं नियम को तोड़ने वाले। जो भी अपवाद होते हैं वह नियम को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। इसी वजह से यह अपवाद का बात नहीं कर रहा है, सामान्य रासायनिक अभिक्रिया का बात कर रहा है। तो सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का ना तो निर्माण होता है और ना ही ह्रास। अब ह्रास का अर्थ होता है नष्ट होना, यानी कुल मिला के यह कहना चाह रहा है पदार्थ का न कभी निर्माण होता है और न कभी यह मरता है। आत्मा वाला सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। आत्मा ना जन्म लेता है न कभी मरता है, यह बस अपना शरीर बदलता है। उसी प्रकार से पदार्थ ना तो कभी जन्म लेता है न कभी मरता है, यह बस अपना नया गुण धर्म वाला नया रूप बदल लेता है और कुछ नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया में आप जितना भी पदार्थ को देखते हैं उसका निर्माण नहीं होता है, उसका नाश नहीं होता है, बस वह नया साझेदारी के द्वारा नया गुण धर्म को अपना लेने के द्वारा एक नया रूप बना लेता है और कुछ नहीं। आप इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखिए, यह लिए हम हाइड्रोजन गैस, यह लिए हम क्लोरीन गैस, दोनों मिलकर सूर्य की उपस्थिति में बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। चलिए अब इस रासायनिक अभिक्रिया को जरा ध्यान से देखिए कि क्या यह रासायनिक अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर भी रहा है या नहीं। तो इसको समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि आखिर हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता कैसे है। तो चलिए आते हैं हाइड्रोजन गैस पे। हम जानते हैं हाइड्रोजन गैस का जो परमाणु होता है वह कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह हमेशा साझेदारी करके एक और हाइड्रोजन परमाणु के साथ मिल करके अणु का निर्माण कर लेता है। इसी वजह से इसका संकेत हमेशा H2 के रूप में लिखते हैं। आप जितना भी रासायनिक अभिक्रिया को देखना है आप देख लीजिए, आप हमेशा पाएंगे कि हाइड्रोजन गैस में उसमें जो उपयोग किया गया है वह हमेशा H2 के रूप में उपयोग किया गया है। कभी भी आप H के रूप में नहीं देखेंगे, H का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु अकेला मिलता ही नहीं है, वो हमेशा 2 के फॉर्म में रहता है। H दो मिलके हमेशा जोड़ा में रहता है, इसी वजह से इसको जोड़े में लिखते हैं। ठीक है, तो यह हो गया हाइड्रोजन परमाणु का बात कि यह किस प्रकार से रहता है, अणु का निर्माण कर लेता है, HH के रूप में रहता है बॉन्ड बना के। अब क्लोरीन गैस, यह भी अकेला नहीं रहता है, क्योंकि इसमें 2 लगा है, तुम समझ गए, यह भी जोड़ा में रहता है। और अगर आपको यह सब बात का जानकारी नहीं है, यानी आप कक्षा 9वीं नहीं पढ़े हैं, और अगर आप कक्षा 9वीं नहीं पढ़े हैं और 10वीं को पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम उम्मीद करेंगे कि कम से कम आप कक्षा 9वीं का 2 चैप्टर तो है, एगो आपका परमाणु की संरचना और एक परमाणु और अणु, ये दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपके पास समय की कमी है तो हम इसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं, रसायन विज्ञान की मूल बातें नाम से, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा आप बुक पढ़ लीजिए। बुक पढ़ने से क्या होगा, आपको किताब को खुद से पढ़कर कॉन्सेप्ट समझने का आदत आएगा। और अगर समय नहीं है तो आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो हम समझ गए कि हाइड्रोजन गैस
HH की फॉर्म में 2 गो हाइड्रोजन मिलके H2 का निर्माण करता है, और क्लोरीन गैस में भी 2 गो क्लोरीन साझेदारी करके Cl बॉन्ड बना लेता है और Cl2 के रूप में रहता है। अब जब इन दोनों गैस को सूर्य की उपस्थिति में लाते हैं तो होता क्या है, यह जो दोनों भाई है जुड़वा, इसमें झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने का अर्थ है ये दोनों के बीच जिस साझेदारी के द्वारा, जिस बॉन्ड के द्वारा ये दोनों आपस में जुड़ा था वह टूट जाता है। अब यह भी मुक्त हो गया, यह भी मुक्त हो गया, लेकिन मुक्त अवस्था में यह रहेगा नहीं। ये जल्दी से अपना साथी खोजने लगेगा कि हमको कोई मिल जाए, कोई मिल जाए, कोई मिल जाए। यह ज़्यादा देर नहीं रह सकता है। जिस समय सूर्य का प्रकाश पड़ा है उसी समय यह टूटा है। यह भी ऐसे ऐसे टूट गया, यह भी अब मुक्त हो गया। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा जानते हैं कि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इस वाले हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। और यह क्लोरीन गैस जब टूटा है तो हम भी जानते हैं कि इसको भी अब एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। अब यह दोनों हो गया है बेचैन, आपस में इसका भी झगड़ा हो गया है, आपस में इसका भी झगड़ा हो गया है, जिस वजह से इसको बॉन्ड इसका टूट गया है। अब इसको भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, और इससे तो यह साझेदारी करेगा नहीं क्योंकि झगड़ा अभी तुरंत होवे किया है। तब होता क्या है, हाइड्रोजन गैस इस क्लोरीन के पास जाता है, यह कहता है हमको एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तुम अपना दे दो। क्लोरीन कहता है अरे हमको भी एक इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तुम ही अपना दे दो। तब करता क्या है, चलो हम दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन हम देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तुम भी अपना लाओ, और दोनों आपस में साझे कर लेंगे। साझा का अर्थ हो गया कि वह इलेक्ट्रॉन का मालिक तुम भी रहेगा, हम भी रहेंगे। इससे क्या हुआ, हाइड्रोजन को जो 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत था ये पूरा ऐसे हो गया, और क्लोरीन को जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का जरूरत था उसको भी पूरा हो गया, क्योंकि क्लोरीन को यह हाइड्रोजन वाला एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का भी मालिक वह बन चुका है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या कर लिया, आपस में साझा कर लिया, जिससे क्या हुआ, 1 मिनट रुकिए। जिससे क्या हुआ, यह दोनों आपस में साझा करने से हाइड्रोजन क्लोराइड बना लिया। यही लिखे हैं हम HCl, इसका अनुसूत्र है। अब लेकिन बात यहाँ यह आता है, आप इस समीकरण को जरा ध्यान से देखेंगे तो इसमें हमेशा HCl एगो बना हुआ है, लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, पदार्थ का नाश भी नहीं होता है कभी। तो नाश नहीं होता है तो यह वाला हाइड्रोजन कहाँ चल गया। चलिए समझ गए कि यह वाला हाइड्रोजन जो है यह वाला क्लोरीन से दोस्ती कर लिया और नया बॉन्ड बना के HCl बना लिया, नया गुणधर्म वाला। लेकिन यह वाला हाइड्रोजन का क्या हुआ, यह वाला क्लोरीन का क्या हुआ, यह गायब कहाँ हो गया, क्या पदार्थ का नाश हो गया क्या, नहीं। यानी यह अभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन अभी भी कर रहा है। तब हम सर ऐसा अभिक्रिया क्यों लिखते हैं, आप गलत लिखते हैं। यह जो अभिक्रिया है यह अभी गलत है। तब सही क्या है, सही करने के लिए आपको इसको संतुलित करना होगा। जिस प्रकार से यह वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन से दोस्ती किया, उसी प्रकार से यह वाला भी तो इससे दोस्ती कर सकता है, और यह दोस्ती करके एक और HCl बना लेगा। अब HCl प्लस HCl क्या होगा, इक्वल टू 2HCl। हम जानते हैं X प्लस X क्या होता है, 2X। उसी प्रकार से यह हाइड्रोजन इससे दोस्ती किया, बनाया HCl, यह इससे दोस्ती किया, बनाया एक और HCl। तो दोनों आपस में मिलके क्या हो जाएगा, सिंपल हम लिख सकते हैं 2HCl। यानी अब आप देख सकते हैं अगर रासायनिक अभिक्रिया में 2 गो हाइड्रोजन परमाणु भाग ले रहा है तो बनने वाला पदार्थ भले नया गुणधर्म वाला हो, भले नया रूप वाला हो, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी वह 2 गो होगी। देखिए यहाँ 2 से गुना है। क्लोरीन भी 2 गो भाग ले रहा था तो बनने के बाद क्लोरीन भी 2 गो मौजूद है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में आप देख सकते हैं ना तो हाइड्रोजन परमाणु का कहीं पे निर्माण हुआ है और ना ही कहीं पे क्लोरीन परमाणु का निर्माण हुआ है। ना हाइड्रोजन परमाणु का कहीं पे नाश हुआ है, ना क्लोरीन परमाणु का कहीं पे नाश हुआ है। तो यह वाला समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है और यह आपका 100% सही है। तब सर पहले जो समीकरण लिखाए थे वो क्या था, वैसे समीकरण को कहते हैं कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण, या उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब यह असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है इसको अच्छे से समझ जाइए, नोट्स का टेंशन नहीं लीजिए, अभी हम लिखा देंगे। असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसे समीकरण को कहते हैं जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं रहती है। आप देख सकते हैं पहले जो हम समीकरण क्या लिखाए थे, H2 + Cl2 = HCl। यह क्या है देखिए,
तत्वों की परमाणु की संख्या समान है क्या? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे क्लोरीन 2 था, यहाँ पे 2 नहीं है, यानी यह कौन सा समीकरण हो गया? असंतुलित। और जब आप इसको संतुलित कर दिए तब यह क्या करने लगा? द्रव्यमान संरक्षण का पालन करने लगा। द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के बाद यह हो गया आपका संतुलित। अब संतुलित रासायनिक समीकरण का भी आप डेफिनेशन सुन लीजिए। वैसा समीकरण आप खुद से बना सकते हैं जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या समान रहती है। हाइड्रोजन 2 तो 2, क्लोरीन 2 तो 2 समान रहती है। वैसे समीकरण को क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण। और ये जो असंतुलित है इसको कंकाली या ढांचा इसलिए कहते हैं क्योंकि यह जो समीकरण का होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो होता है उसका सिर्फ ढांचा बताता है। यह सिर्फ इतना सा इंफॉर्मेशन आपको देता है कि हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को सूर्य की उपस्थिति में आप मिलाइए, हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन कितना मात्रा में बनेगा इस चीज को आपको संतुलित रासायनिक समीकरण बताता है। यानी ज्यादा इंफॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज आपको कौन देगा? संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको ढांचा सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया का सिर्फ ढांचा बता दिया, आपको मोटा मोटी जानकारी दे दिया, कंकाल उसका बना दिया, शरीर पूरा का पूरा नहीं बनाया है। शरीर बनाएगा ये। तो चलिए एक एक करके हम लिखते हैं। इसको पहले नोट करिएगा तो कर लीजिए। चलिए अब असंतुलित एवं संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा को थोड़ा कॉपी पर लिखते हैं। यह आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह आपका बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। मेरे साथ अगर नोट कर रहे हैं तो लिखिए, और अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन आपको सलाह दे देते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेते भी हैं तो उसको बाद में कॉपी पर उतार ही लीजिए और अच्छे से रिवीजन करिए, नहीं तो बाद में आपका स्क्रीनशॉट बहुत सारा हो जाएगा और आपको उतारने में फिर प्रेशर होगा और आप उतार भी नहीं पाइएगा। इसीलिए स्क्रीनशॉट, चलिए आप कहीं सफ़र कर रहे हैं या कहीं ऐसा कंडीशन में है कि आप कॉपी साथ में नहीं रख सकते हैं तो ले लीजिए, लेकिन बाद में घर जाकर उसको नोट कर ही लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, असंतुलित या कंकाली या ढांचा समीकरण क्या है? चलिए अब आपको बच्चा के जैसा नहीं करना है, आपको कम बताया जाएगा और उसमें से ज़्यादा आपको समझने की क्षमता को विकसित करनी होगी। अब ये जो क्वेश्चन है इसको आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, इसीलिए घबराना नहीं है, दिमाग से काम लेना है। जैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है असंतुलित समीकरण क्या है? यह हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा तरीके से पूछेगा असंतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा को लिखें। तीसरा आपको पूछेगा कंकाली समीकरण क्या होता है? आपको यह भी पूछ सकता है कंकाली समीकरण की परिभाषा को लिखें। आपको यह भी पूछ सकता है कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है? आपको यह भी पूछ सकता है ढांचा समीकरण क्या है? ढांचा समीकरण की परिभाषा को लिखें, या ढांचा रासायनिक समीकरण क्या है? तो आपको कई तरीके से पूछ सकता है। वो क्षमता आपको खुद विकसित करना होगा कि इस सवाल को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है और आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है। जरूरी नहीं है इसको हम 100 तरीके से पूछेगा तो 100 तरीके का हम क्वेश्चन उतार देंगे। आपको बच्चा का जैसा नहीं करना है, जो हम लिखा रहे हैं उसको कॉन्सेप्ट को समझिए। बाकी जो क्वेश्चन पूछेगा अगर आपको लगेगा कि वही क्वेश्चन को घुमा के पूछ रहा है तो आप खुद ब खुद लिख लीजिएगा। चलिए उत्तर लिखिए। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या
ओ समान होती है। ओ समान लिख सकते हैं या समान नहीं होती है, ऐसे भी इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। क्या कहलाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, जैसे हम यहाँ पे शॉर्टकट में समीकरण को लिखे हैं, आपको एग्जाम में वैसे नहीं लिखना है, आपको अच्छे से पूर्ण रूप से सब में लिखना है। अभी नोट्स बना रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, समय का बचत के लिए कुछ चीज़ को शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करना है। अब जब भी आप एग्जाम में आंसर लिखेंगे तो हम आपको बताएं, एक एग्जाम्पल साथ में दे दीजिए, तब आपको नंबर पूरा का पूरा मिलने वाला है। तो एग्जाम्पल लिखिए, जैसे फिर से वही चीज़ लिख दीजिए, H2 + Cl2, यहाँ पे सूर्य की उपस्थिति लिख दीजिए। क्या बनता है? HCl। बस आपको इतने सा लिखना है। यह आपका हो गया यही कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण। यह सिर्फ आपको बता रहा है कि H2 और Cl2 को मिलाइएगा सूर्य की उपस्थिति में तो HCl बनेगा। अब कितना मात्रा में बनेगा यह अभी यह नहीं बताएगा। तो फिर से हम दोहरा देते हैं, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या वो समान होती है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, समान नहीं होती है, वो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर क्वेश्चन बोल देगा कंकाली समीकरण के बारे में तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाता है, या आप साथ साथ 2-3 नाम भी दे सकते हैं इस प्रकार से, वो संतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण कहलाता है। इससे एग्जामिनर पर आपका इफेक्ट पड़ जाएगा कि बच्चा जानकार है। आप ऐसे भी कर सकते हैं और इस चीज को नोट कर लीजिए। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार आया है। चलिए अब क्वेश्चन पूछेगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है या परिभाषित करें। तो उत्तर उसका लिखिएगा, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या वो समान नहीं, क्या होगा, समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और ये जो आप चीज लिखे हैं इसी में आपको इसको क्या करना होगा, संतुलित कर देना होगा। यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए। अभी आपको सिखाएंगे भी आगे कि कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किस प्रकार से किया जाता है। चलिए इसको भी नोट करिए। यह हो गया आपका संतुलित रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल, नोट करिए। अब आपको एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन यह है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, आप क्यों करते हैं संतुलित? तो कहिएगा सिंपल भाषा में, द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं पदार्थ का ना तो निर्माण होता है ना ही नाश। ये सब बात आपको नहीं बोलना है, सिर्फ आपको बोलना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए। बाकी वो खुद समझते रहेगा कि आखिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, क्या होता है, उसमें वो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन आपको सिर्फ नियम बता देना है कि इस नियम के कारण हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है आपसे कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं। अगर जैसे वो बोल दिया वो संतुलित शब्द, तब आपको थोड़ा सा चालाकी कर देना है और साथ में आपको उसको थोड़ा सा जानकारी दे देना है। आपको लिखना है
चूँकि हम जानते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या वो समान होती है, अतः परमाणु की संख्या को समान करने के लिए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। हो गया आपका आंसर। इसको अच्छे ढंग से आपको हम दिखा देते हैं। तो क्वेश्चन लिखिए पहले, रासायनिक समीकरण को ऐसे लिखिए, हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। जितना आपसे सवाल पूछा जाएगा बस उतने आपको जवाब देना है। तो उत्तर लिखिएगा, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए अब आपको क्वेश्चन जोड़ देना है। हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। अब आपको यह आंसर लिख दिए 2 लाइन का, तो इतने में नहीं रहना, आपको हम क्या बोले हैं, एक एग्जाम्पल भी दे देना है। तो चलिए एक दूसरा टाइप का एग्जाम्पल लिखते हैं। तो लिखिएगा, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, O2 के फॉर्म में यह रहता है, ऑक्सीजन भी अकेला मुक्त अवस्था में नहीं रहता है, अभिक्रिया करके बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको समीकरण लिख देना है और लिखना है, यह एक असंतुलित समीकरण है। या ब्रैकेट में सिर्फ लिख सकते हैं असंतुलित समीकरण, असंतुलित रासायनिक समीकरण जो लिखना है लिखिए। अब फिर इसको आप संतुलित करके एक बार लिख दीजिएगा। चलिए इसको ब्रैकेट में रहने दिए। अब फिर उसको आपको संतुलित करके दिखा देना है। तो संतुलित कैसे होगा, जरा सा दिमाग पे जोर डालिए, क्या करें जिससे हमको यह संतुलित हो जाए। तो आपको एक ऐसा पूर्णांक संख्या से गुणा करना है, आप आगे पीछे जहाँ करना है गुना कर दीजिए, आपको उससे कोई टेंशन नहीं है। आप इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, किधरों कर दीजिए, आपको बस संतुलित करना है। जो करना है आपको करिए, लेकिन संतुलित होना चाहिए। तो देखते हैं परमाणु में यहाँ पे जो तत्व भाग ले रहा है उसका परमाणु कितना है, अब अभिक्रिया लेने के बाद कितना बचता है। तो पहले मैग्नीशियम को देखते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे एगो है, अब बनने के बाद भी मैग्नीशियम के गो है, एक के गो है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गो है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही गो है। तो जो चीज़ एक गो है उसको डबल कर देते हैं। तो डबल कैसे होगा, 2 से गुना करके, 2 से यहाँ पे कर दिए गुना। अब गुना किए तो ऑक्सीजन हो गया डबल। अब ऑक्सीजन हो गया डबल तो यहाँ पे ऑक्सीजन का तो संख्या समान हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया कि ऑक्सीजन को डबल करने का फेर में मेरा बनने वाला पदार्थ में मैग्नीशियम भी डबल हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 मैग्नीशियम से भी गुना है। तो मैग्नीशियम पे से भी यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए, यह हो गया आपका संतुलित समीकरण। और यहाँ पे लिख दीजिए संतुलित समीकरण। नोट करिए इसको।
अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, असंतुलित समीकरण को या असंतुलित रासायनिक समीकरण को, बात एक ही है, कॉन्सेप्ट पे आइए सिर्फ, असंतुलित समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो चलिए उत्तर इसका लिखते हैं, इसमें आपको बताना होगा। आप इस या जो आंसर लिखे हैं आप इस चीज़ को भी इसमें डाल सकते हैं, सेम टू सेम डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको एक और आंसर लिखा देते हैं, आप उसको भी याद रखिएगा। आप दोनों लिख सकते हैं। यह जो हम लिखाए हैं पहला कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं, इसमें भी आप यही उत्तर लिख सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम वो संतुलित, ये सब जो क्वेश्चन जो हम बोले थे लास्ट में जोड़ने हैं ना, यहाँ से इसको जोड़ दीजिएगा और फिर उसी के बाद आपको दूसरा आंसर अब भी लिखा देते हैं। लिखिए, हम जानते हैं कि वो संतुलित रासायनिक समीकरण में समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या असमान होती है। इसको मिटा देते हैं, आपको लिख देंगे फिर से। एक मिनट रुक जाइए। असमान होती है, इसी असमानता को दूर करने के लिए हम असंतुलित, क्वेश्चन जोड़ दीजिए, समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं जो आपको बताए थे या जो हम लिखाए थे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए हम असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। और एग्जाम्पल आपको वही वाला लिख देना है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। फिर से एग्जाम्पल, जैसे फिर से लिख रहे हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। इस बार नया नया एग्जाम्पल दीजिएगा तो आप नया नया चीज़ सीखिएगा। H2 प्लस O2 मिलकर बनता है H2O। यह बताइए संतुलित है या असंतुलित। और
H2 प्लस O2 मिलकर बनेगा आपका H2O। इसको संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, सोचिए, ऐसा नंबर से गुना करिए जिसमें इसका क्या हो, तत्वों का परमाणुओं की संख्या दोनों ओर समान हो जाए। तो पहले देखते हैं तत्वों के परमाणुओं की संख्या कितना भाग ले रहा है, कितना फिर बनने के बाद मौजूद है। H2 दो गो है, H2 दो गो है, यानी H2 मेरा संतुलित है, H2 को हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। O2 पे आते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे दो गो है, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या गो है, एक ही गो है, यानी एक ऑक्सीजन गायब हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 से यहाँ गुना कर देंगे, 2 से गुना कर दिए तो ऑक्सीजन यहाँ दो गो हो गया, यहाँ पे भी दो गो है, अब ऑक्सीजन संतुलित हो गया। लेकिन यही वो संतुलित को जो संतुलित हम किए, इसको करने के क्रम में मेरा H2 का संख्या गड़बड़ा गया। देखिए यहाँ 2 से गुना करने पे हुआ क्या, हाइड्रोजन मेरा 4 गो हो गया, H2 यहाँ पे है और 2 से गुना हो गया, 2 दूनी 4 गो हो गया, और यहाँ पे H2 2 गो है, तो यहाँ पे फिर से 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 4 गो हो जाएगा, 2 गुना 2 गो H2, 4 गो H2, 4 गो H हो गया। तो यह हो गया आपका संतुलित समीकरण। तो लिख लीजिए, इसको पहले लिखिए O संतुलित, और इसको लिखिए संतुलित समीकरण। चलिए इसको नोट कर लीजिए।